हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप यहाँ नए नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रेरणा एंड आई मेक वीडियोज़ टू हेल्प यू टू प्रिपेयर योर कंप्यूटर साइंस एग्जाम। So don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you never miss an update. तो आज की वीडियो में हमारा मेन टारगेट होगा कि हम जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, जो कि आप लिंक में देख सकते हो। तो उस वीडियो में हमने ये टारगेट किया था कि फर्स्ट वीक में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फोकस करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो है, जिसमें कि हम देखेंगे कि बेसिक्स देखेंगे, कुछ टॉपिक्स की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। चलिए, तो आज के एजेंडा को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो आज का एजेंडा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या? चलो, सॉफ्टवेयर तो पता है कि प्रोग्राम होता है, कोड होता है, एक डेवलपर होता है, किसी स्पेसिफिक कोडिंग लैंग्वेज को यूज़ करके वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। अब उसकी इंजीनियरिंग करना क्या है कि उसमें क्या मेथड है, क्या स्टेप्स होने चाहिए, आपकी जो नॉलेज है उसको यूज़ करके इम्प्लीमेंट करके मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। ये दोनों चीज़ों को मिलाते हैं हम, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो होती है। अब उसके बाद उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरे हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज़रूरी क्यों है? उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों किसी भी चीज़ को बनाने से पहले या डेवलप करने से पहले उसको जानना कि हाँ, क्यों ज़रूरी है डेवलप करने से पहले? तो उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? किसी भी चीज़ को डेवलप करने से पहले कि हाँ, इसके बाद हमें ये स्टेप करना है, इसके बाद हमें ये इस स्टेप को फॉलो करना है। एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि मान लो कि अगर सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं दूँ डेली लाइफ़, तो मान लो अगर आपको पकौड़ा बनाना है, ठीक है? एक मान लो कि पकौड़ा एक सॉफ्टवेयर की तरह विजुअलाइज़ करो कि हाँ, तो आप अब उसको तो ये करोगे कि हाँ भाई, चलो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि हमें किस चीज़ का पकौड़ा बनाना है, प्याज़ के, गोभी के, मटर के, टमाटर, मतलब जो भी आपको बनाना है। तो अब वो तो डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद उसको बनाने के लिए क्या आपको क्या-क्या स्टेप्स होने चाहिए? पहले आप कटिंग करोगे, वॉश करोगे, फिर उसमें क्या इंग्रीडिएंट्स चाहिए? तो किस स्टेप के बाद कौन-सा स्टेप, किस स्टेप के बाद कौन-सा स्टेप, वो जो पूरी लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने, सॉरी, पकौड़े को डेवलप करने के लिए, सेम वही चीज़ होती है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कर, तो एक सिंपल से पकौड़े को बनाने के लिए अगर इतनी सारे स्टेप्स होते हैं जिसको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर एक स्टेप मिस हुआ तो वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इन द सेम वे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए भी हमें हर एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए सारे अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहिए, ताकि जो सॉफ्टवेयर एंड ऑफ द जो रिजल्ट आए, वो जो यूज़र है, जो हमारा स्टेक होल्डर है, उसकी हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या-क्या लाइफ साइकिल स्टेप्स क्या-क्या हैं, ठीक है? उसके बाद हम अब एसडीएलसी मॉडल्स देखेंगे। अब मॉडल्स में क्या होता है, मान लो कि आपने ये तो डिसाइड किया कि वही फिर से पकौड़े वाला एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि देखो, हर एक चीज़ को बनाने की रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग होती होगी। मान लो अगर गोभी का पकौड़ा है तो उसके लिए हमें इंग्रीडिएंट्स गोभी चाहिए, उसके बनाने का तरीका अलग होता है। प्याज़ के पकौड़े को बनाने का तरीका अलग होता है। राजमा, अगर कुछ छोले वगैरह बनाए तो बनानी सेम चीज़ है, लेकिन हर चीज़ को बनाने का जो मॉडल, जो स्टेप्स हैं वो डिफरेंट होंगी, तो वो मिक्स नहीं कर सकते। उसी तरह से सॉफ्टवेयर जो भी हम डेवलप कर रहे हैं, तो स्टेक होल्डर्स की जो रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम किस मॉडल को यूज़ करें कि हाँ, वो बेस्ट आउटपुट दे। तो इस तरह से बहुत सारे मॉडल्स हैं, जिसको हर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए अलग-अलग मॉडल्स हैं। तो उसको देखेंगे हम, और सारे मॉडल्स देखेंगे और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये यूज़र की रिक्वायरमेंट है, इस मॉडल को अगर हम यूज़ करें तो बेस्ट आउटपुट हम दे सकते हैं, बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करके हम दे सकते हैं स्टेक होल्डर को। तो वो हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स क्या-क्या हैं, ठीक है? और नेक्स्ट हम देखेंगे आज की रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मान लो कोई चीज़ डेवलप तो करने जा रहे हो और उसको बनाने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता है, कि अब स्टेक होल्डर्स ने आपको बोल दिया कि हाँ, ये चीज़ें बनानी है, तो अब आप ये तो देखोगे ना कि उसको बनाने के लिए आपको टाइम जितना देना है, या कौन से प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, अब या फिर उसके लिए कि जो रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए वो है या नहीं है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई फिजिबल है या नहीं है वो रिक्वायरमेंट, कि हाँ, जो स्टेक होल्डर है उसने बोल दिया कि मुझे 2 दिन में आप ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो, और आप एज़ अ डेवलपर आपको पता है कि एज़ एन इंजीनियर कि आपको पता है आप 2 दिन में वो प्रोडक्ट नहीं दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट को गैदर करना, देखना और फिजिबिलिटी स्टडी उसकी करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हाँ, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है, फिर उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं। देखेंगे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आखिर होती क्या है। तो ये हमारा आज का एजेंडा है कि आज हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनिशन। देखो, बीपीएससी का क्या है ना कि वो डायरेक्ट डेफिनिशन भी पूछ सकती है, पूरा दे देगी और उसके बाद फिर वो उसमें से वर्ड्स निकाल के और फिर वो फँसाती है। सिंपल वेरिफिकेशन, वैलिडेशन में उन्होंने डिफरेंस पूछ दिया हुआ है। तो वो तो आप हल्के में नहीं ले सकते। तो इसलिए एक-एक चीज़ को हम थोड़ा, ये नहीं सोचना कि हाँ, थ्योरेटिकल है तो छोड़ सकते हैं, नहीं।
तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का भी मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी, तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब अभी आप सोचोगे कि हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो अरे क्या ये सिंपल, नहीं, डेफिनेशन जानना भी जरूरी है। तो देखते हैं कि डेफिनेशन आखिर है क्या। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है दो वर्ड्स का, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग, क्लियर है, ये तो सिंपल बात है। दूसरा, सॉफ्टवेयर सबसेट्स ऑफ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं किसी भी को, फिर उसमें कोड्स होते हैं, जो कोड को कौन लिखता है, कोई डेवलपर लिखता है किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, और एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है, ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर, ये तो क्लियर है। अब इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग में हम जब मान लो कोई, हम सभी यहाँ इंजीनियरिंग, मैक्सिमम लोग होंगे यहाँ इंजीनियरिंग वाले, तो इंजीनियरिंग क्या है? एक एप्लीकेशन है साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज का। तो इन्वेंट करते हैं हम, कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नया बनाते हैं, या कुछ डिजाइन करते हैं नई चीज, जैसे वेबसाइट डिजाइन करना और ये वो बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग, इन दोनों को वर्ड को मिला के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना है। आई होप ये क्लियर होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। नेक्स्ट क्या है? ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, इसलिए जरूरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक, मतलब एक के बाद एक स्टेप्स फॉलो करने का, डिसिप्लिन्ड। अब ये नहीं कि हाँ अभी ये काम 2 दिन में खत्म करने वाली है तो उसको 10 दिन तक लगा रखा है, नहीं। अगर हमें कोई यूनिट टेस्टिंग करनी है, एक सेक्शन को किसी भी, मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, तो हाँ भाई इस सॉफ्टवेयर के इस हिस्से को बनाने के बाद हमें 2 दिन का टाइम देना है। अब ये नहीं कि उसमें हमने 10 दिन वेस्ट कर दिया, नहीं, डिसिप्लिन्ड एक फ्रेमवर्क, हाँ इतने टाइम में ये काम डिसाइड करना है, इसमें ये लेंदी नहीं होना चाहिए, इसमें कोड कंसाइज होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को डिसिप्लिन्ड वे में डेवलप करने का, सिस्टमेटिक, एक के बाद एक डिसिप्लिन्ड, क्वांटिफिएबल, अब जिसको कि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें इतने रिसोर्सेज हमारे जाएंगे, इसमें हमारा इतना रिसोर्सेज जाएगा। टू अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आई होप ये क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ये तो समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों है। मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर, तो जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर जो भी, जब कभी भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो काफ़ी मतलब बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे कि कैसे बताऊँ, मतलब हाँ, जैसे मान लो कि आप कोई मान लो जब हम कभी भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको कोड लिखने के लिए कितने कितने लंबे लंबे पेजेस के कोड होते हैं, लाइक एक ही कोई कोड हम इस लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, कोई उस लैंग्वेज, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको कम करने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब हमें पहले से प्री डिफाइंड होगा कि नहीं हाँ ये चीज इस चीज के लिए यूज करनी है, तो उस चीज के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जानना जरूरी है, कि लार्ज जितने भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम मैनेज करने में हेल्प करता है सॉफ्टवेयर। स्केलेबल, मतलब कि किसी, जैसे हमने छोटी सी चीज बनाई, ठीक है, अगर हमने प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो अगर मान लो कल को यूजर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उसको हम स्केल कर सके। मान लो अभी हमने 2 लोगों के लिए बनाया, तो हम ऐसा, अगर हमने प्रॉपर इंजीनियरिंग यूज की है तो हम कल को अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है, चलो कि उसको 4 लोगों को, 400 लोगों को करना है, तो हम उसको स्केल कर सकें, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जरूरी है। कॉस्ट मैनेजमेंट, हाँ, मतलब मान लो कि पैसे कितने लगाने हैं, रिसोर्स, अब ये नहीं कि जिस काम में हमें 100 रुपए लगने चाहिए, मैन पावर 2 लोगों का लगना चाहिए, उसमें हमने 10 डेवलपर्स को बैठा रखा है, नहीं, ये सब चीजें हमें इंजीनियरिंग अच्छे से करनी है, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मदद करता है। कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया। फिर डायनेमिक नेचर सॉफ्टवेयर का, कि हाँ अगर मान लो कि कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने इन बिटवीन, तो अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए हैं तो हम चेंजेस उसमें ला सकते हैं, तो इसके लिए जरूरी है इंजीनियरिंग की। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ आप कर दो और जो आउटपुट है वो नहीं ढंग का है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो बेकार है उतना मेहनत उतनी एफर्ट, तो वो क्वालिटी अच्छी आई हमारे प्रोडक्ट की, इसके लिए इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है। अब इंपॉर्टेंस क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये बहुत जरूरी है जानना। रिक्वायरमेंट तो हमें जरूरी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्या है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स रिड्यूस करता है, जैसे जो कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो क्या होता है कि, जैसे मैं बताती हूँ आपको, रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी को। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको डेवलप करना एक या चैलेंजिंग प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक अच्छा सॉल्यूशन है जो कि कॉम्प्लिकेट, किसी भी प्रोजेक्ट के कॉम्प्लिकेशंस को हमें कम करता है, डिवाइड करता है बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको स्मॉल इशूज, लाइक देखो प्रॉब्लम बड़ा है
उसको अगर छोटे-छोटे इश्यूज़ में तोड़ता है और छोटे-छोटे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करते हैं, तो वो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और सारे इश्यूज़ जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व होता है। लेकिन मान लो कि एक टीम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ठीक है? उसमें जूनियर डेवलपर होता है, सीनियर डेवलपर होता है, तो जो छोटे-छोटे काम होते हैं वो जूनियर डेवलपर कर लेता है। तो वो उसने छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, तो एक-एक इंडिविजुअली सबने प्रॉब्लम सॉल्व किए, वो मर्ज हुआ, एक बिग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने में हमें मदद करता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। दूसरा क्या है हमारा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है, जस्ट अ मिनट, मिनिमाइज़ कर देता है सॉफ्टवेयर को, कॉस्ट को। अब ये कैसे करता है? ये मैं बताती हूँ। सॉफ्टवेयर कॉस्ट, देखो सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। हाइली पेड एक्सपर्ट्स होते हैं, लाइक जो जो डेवलपर्स होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है हम बहुत सारे लोग यहाँ पे डेवलपर भी होंगे। उनकी पैकेज या इतने-इतने पैकेजेज़ क्यों मिलते हैं? क्योंकि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो डेवलपर्स होते हैं वो हाईली पेड होते हैं। लॉट ऑफ मैन पावर की ज़रूरत होती है एक प्रोडक्ट को वो बनाने के। बहुत सारे कोड लिखे जाते हैं। बट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामर्स जो होते हैं प्रोजेक्ट एवरीथिंग, हर एक चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है? डिक्रीज़ करते हैं ऑल दोज़ थिंग्स दैट आर, और केवल उतनी ही चीज़ों को लाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है वो हमें ये मदद करता है बस उतनी ही चीज़ें हम यूज़ करें जितनी की ज़रूरत है। ऐसा ऐसा तो है नहीं कि हाँ, एक काम को करने के लिए 10 लोग हैं तो 10 लोगों को ही एक ही काम में भिड़ा दो, नहीं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें मदद करता है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही एफर्ट हम लगाएँ, तो कॉस्ट मैनेजमेंट हो जाता है। इन टर्न द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है कंपेयर टू एनी सॉफ्टवेयर जिसमें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड यूज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है? तो रि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए, सॉफ्टवेयर के कॉस्टिंग को कम करने के लिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट होता है हमारा टाइम डिक्रीज़ करता है, ठीक है? अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें कैसे हेल्प करता है कि भाई टाइम कम लगे? इसके लिए क्या है कि देखो, अ, मान लो कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, जो कुछ भी बनाते हैं हम, वो प्रोजेक्ट ऑलवेज़ वेस्ट, तो क्या हो जाता है कि टाइम तो उसमें वेस्ट होता है, कहीं न कहीं होता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले, तो आपको, नहीं, सब सिंपल वर्ड में बताऊँ तो अगर मान लो कि आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है? तो आपको ज़रूरत होगा कि एक कोड को आप मल्टीपल टाइम रन करो, उसको कंपाइल करो, वो करो। इसमें क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर अच्छे से हैंडल नहीं किया जाए तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मेकिंग योर सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड, इट विल डिक्रीज़ अ लॉट ऑफ टाइम। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जैसे कि अगर मान लो, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब मान लो एक 10 लाइन का कोड लिखा आपने और उसमें कभी टर्मिनेटर छोड़ दिया, कभी सेमीकोलन छोड़ दिया, तो उसको बार-बार आप रन कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो, तो इसमें टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और ये तो चलो सिंपल कोड, बड़े-बड़े प्रोग्राम्स, मान लो आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, इंडेंटेशन की मिस्टेक्स हो जाती है सिंपल, तो उसको बार-बार कंपाइल करो तो दिक्कत आ जाती है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो आपका टाइम काफ़ी बचता है। तो ये इम्पोर्टेंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। क्या है देखा हमने? कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है, सॉफ्टवेयर के कॉस्टिंग को मिनिमाइज़ कर देता है और टाइम को डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या किस लिए इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा? बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत हेल्प करता है। लाइक छोटे-मोटे तो चलो ठीक है, कर लिया। कम लोग हैं, टीम नहीं भी है, तो भी कैसे भी करके मैनेज, लेकिन अगर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको का हैंडल करना के लिए एक प्रॉपर मेथोलॉजी बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो, एक प्रॉपर पेशेंस चाहिए, प्लानिंग चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है? एक पूरा कुछ कम दिनों में तो बनने वाला है। 6 से 7 महीने किसी कंपनी को लग जाते हैं कि प्रॉपर ये सब चीज़ें करे, टेस्टिंग हो, मेंटेनेंस हो, तो ये सब चीज़ें कुछ महीने लग जाते हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर प्रॉपर से सब कुछ नहीं किया है, तो हो सकता है कि फर्स्ट फेज में ही फँसे रह जाएँ, फर्स्ट स्टेज में ही लगे रह जाएँ, अगर हमने ये सब चीज़ें नहीं की है तो। बिकॉज़ द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड मेनी रिसोर्सेज़ और प्लान्स, इट शुड बी कंप्लीटेड, सो टू हैंडल अ बिग प्रोजेक्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम द कंपनी हैज़ टू गो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड। मान लो कि सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ, हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट, मतलब बड़े प्रोजेक्ट को ये हैंडल करने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें कैसे मदद करता है? मान लो कि कुछ दिनों में तो प्रोजेक्ट्स बन नहीं सकते बड़े-बड़े, ज़रूरी होता है, बहुत सारे पेशेंस चाहिए होता है, प्लानिंग होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है और 6 से 7 महीने लगाती है कोई भी कंपनी, तो उ उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर प्लानिंग हो, डायरेक्शन हो, टेस्टिंग हो, मेंटेनेंस हो। तो इसलिए ये नहीं कह सकता है कि 3-4 महीने तो कंपनी ने लगा दिए किसी टास्क पे और वो अभी भी फर्स्ट स्टेज पे है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्रॉपर रिसोर्सेज़ नहीं दिए, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इन सब
बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड को यूज़ करना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए, सॉफ्टवेयर के कॉस्टिंग को मिनिमाइज़ करने के लिए, टाइम जो वेस्ट ना हो उसके लिए, और बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट किस चीज़ में हेल्प करता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? वो है रिलायबल सॉफ्टवेयर। अब देखो, क्या बात है कि कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो भरोसे लायक तो होना चाहिए ना, कि सिक्योर होना चाहिए। मतलब जो कुछ भी आप सॉफ्टवेयर मतलब बना के डिलीवर कर रहे हो स्टेक होल्डर को, इट शुड बी वर्क फॉर एटलीस्ट गिवन टाइम और सब्सक्रिप्शन। मान लो कि जितने टाइम के लिए आपने बनवाया एटलीस्ट उतने दिन तो सही चले, रिलायबल तो होना चाहिए। अगर कोई बग आता है किसी मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपने डेवलप किया है, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी कि हाँ भाई ये बग्स तो वो रिजॉल्व करके देगी। ऐसा सॉफ्टवेयर आपको डिलीवर करने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मदद करती है। तो इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करती है, टेस्टिंग फेज, मेंटेनेंस फेज, रिलायबिलिटी, यूनिट टेस्टिंग होती है। तो इसलिए रिलायबिलिटी अगर चाहिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे स्टेप्स को तो फॉलो करना होगा, तो उसके लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव प्रोडक्ट। इफेक्टिवनेस मेंटेन करने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें बहुत मदद करती है। कैसे? अब मान लो कि किसी का है कि सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, लाइक कोई भी बड़ी कंपनी अगर आपको कोई टारगेट दे रही है, कोई प्रोजेक्ट आपको हैंडल कर रही है, तो उस जो होगी वो चाहेगी कि भाई इफेक्टिव हो, जो एंड यूजर जब सॉफ्टवेयर को यूज करे तो उसे लगे कि हाँ भाई कोई अच्छी चीज हम यूज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स उसको वो फुलफिल ही नहीं कर रही हो। तो सॉफ्टवेयर बिकम मोर इफेक्टिव अगर आप उसको विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलप करते हो तो इन ये चीजें हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें जरूरी है। क्या? सबसे सिंपल, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करती है, सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग को मिनिमाइज कर देती है, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको छोटे छोटे हैंडल करने में बहुत हेल्प करती है, रिलायबल सॉफ्टवेयर देती है, इफेक्टिव होता है, वो इंड यूजर्स को अच्छे से यूज कर सके, और टाइम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। बहुत ही जरूरी है कि जब कभी भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो प्रॉपर इंजीनियरिंग मेथोलॉजी को हम यूज करें, ताकि हम बेस्ट आउटपुट अपने स्टेक होल्डर को, अपने एंड यूजर को बेस्ट प्रोडक्ट दे सकें। अब देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है? बताया था ना कि मतलब मान लो कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, ठीक है? अब उसमें पहले मान लो कि पकौड़े बनाने हैं, तो पहले हमें उसे धोना है, किस चीज़ के पकौड़े बना रहे हैं वो डिसाइड करेंगे, पहले उसको धोएँगे, फिर उससे काटेंगे, फिर उसमें सारी जो इंग्रीडिएंट्स है वो डालेंगे, फिर ऑयल गरम करेंगे, गैस ऑन करेंगे, तो हर एक स्टेप है ना कि हाँ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तब एक फाइनल प्रोडक्ट। उसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करते हैं तो उसके भी एक लाइफ साइकिल है कि हाँ भाई इसके बाद ये चीज होगी, इसके बाद ये चीज होगी, इसके बाद एक ये चीज होगी। A life cycle model maps the various activities performed on a software product from its inception to retirement, सॉरी, जहां से आपने स्टार्ट किया, रिक्वायरमेंट ली अपने स्टेक होल्डर्स, वहां से लेके रिटायरमेंट तक, जब तक कि वो बिल्कुल यूजर के पास चला ना जाए, वो फुलफिल नहीं हो जाए उसकी सारी नीड, तब तक वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेंटेन होती है। सबसे पहला स्टेप क्या है? सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल डिस्क्राइब करता है एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। देखो ये चीजें मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक मिनट, सॉरी। अब देखो ये है कि कुछ चीजें हमें जरूरी है जानना, क्योंकि हो सकता है कि देखो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या डिस्क्राइब करता है, एंट्री पॉइंट और एग्जिट क्राइटेरिया हर एक फेज का, ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंसेप्शन से लेके रिटायर, देखो बीपीएससी का क्या है कि वो देती है ऐसे क्वेश्चंस, दे सकती है कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में मेंटेन होती है कि नहीं होती है, तो हमें वो चीजें ध्यान में रखती हैं। तो लाइफ साइकिल मॉडल क्या करता है? प्रोडक्ट जब जब से इंसेप्शन स्टेज से लेके रिटायरमेंट स्टेज तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेंटेन करता है, एंट्री पॉइंट से लेके एग्जिट पॉइंट तक, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट? इंपॉर्टेंस फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है? कि हम जो प्रोग्रेस है, जो जो चल रहा है, जैसे कोई काम कर रहे हैं तो हाँ इसमें इतना स्टेप हो गया, अच्छा ये फाइनल है, अच्छा इतना स्टेप हो गया ये फाइनल है, तो प्रोग्रेस को मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। उसके बाद क्या है? फेजेस क्या क्या है सॉफ्टवेयर डेवलप, ये तो अब देख रहे हो कि ये ग्राफ में तो है ही, लेकिन फिर भी देखते हैं फेजेस क्या क्या। प्लानिंग करना, प्रॉपर प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन, कि मान लो आपको स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट दे दिया,
अब आप प्लान करोगे ना कि हाँ भाई इतना इतना टाइम देना है हमें, इतना ये रिसोर्सेज लगाना है, इतना मैन पावर लगाना है और इसके लिए ये लैंग्वेज यूज करना है। तो वो प्रॉपर प्लानिंग की, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले प्लानिंग फर्स्ट स्टेज है हमारा। उसके बाद प्लानिंग के बाद क्या होती है, एनालाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है कि अब उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, ठीक है, जो सिस्टम आपको चाहिए, जो कोडिंग लैंग्वेजेस आपको चाहिए, जो डेवलपर उतने स्किल्ड वाला चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप एनालाइज करोगे, सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी करोगे कि हाँ भाई ये नहीं कि हाँ जो एंड यूजर है वो बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को कल के कल सॉफ्टवेयर बना के दो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। और आप एज अ डेवलपर आपको पता है कि इसमें 1 वीक तो लगने हैं, तो वो भी आप एनालाइज करोगे। फिजिबिलिटी स्टडी यही होती है कि प्लानिंग करना प्रॉपर, उसके बाद उसको एनालाइज करना, रिक्वायरमेंट गैदर करना, फिजिबिलिटी स्टडी करना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं। डिटेल डिजाइनिंग सबसे बहुत जरूरी है कि डिटेल डिजाइन बनाते हैं कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये प्रोडक्ट ऐसा बनना है। तो प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग, देन इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, डिजाइन हमने क्रिएट कर लिया, आर्किटेक्चर हमने बना लिया, अब उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोडिंग। इन सारे फेजेस को ना हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ये किया है कि सबको डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इम्प्लीमेंट करते हैं, कोडिंग डालते हैं, फिर उन सारे को इंटीग्रेट करते हैं, एक जगह लेके आते हैं। वो हो गया इम्प्लीमेंट करना। फिर होते टेस्टिंग करते हैं। अब हमने लिख तो लिया कोड, अब टेस्ट करेंगे ना, यूनिट टेस्टिंग करें या मैनुअल, अब तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो भी, कि हाँ वेरीफाई दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स द रिक्वायरमेंट, यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, वो सब कुछ, बग्स तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है अब, तो वो सब चीजें हम टेस्टिंग फेज में करते हैं। ये तो पता ही होगा टेस्टिंग क्या चीज होती है। अब डिप्लॉय करते हैं उसको, डिप्लॉयमेंट मतलब रिलीज करते हैं सॉफ्टवेयर को, यूजर को देते हैं कि हाँ अब डिप्लॉयमेंट पे, जब कभी भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उससे सीधे लाइव नहीं करते हैं, उसको एक डिप्लॉयमेंट मोड में जाता है जिसमें कि सभी जितने भी एंड यूजर्स हैं उनको देते हैं कि हाँ आप टेस्ट करो, या जो स्टेक होल्डर है उसे हम देते हैं कि टेस्ट करो कि हाँ सही है या नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं, आपको ईजी टू यूज तो है ना। तो वो सब चीजें हम डिप्लॉयमेंट फेज में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है मेंटेन करना। अब मान लो कि जब डिप्लॉयमेंट हुई तो बताया एंड यूजर ने कि नहीं देखो ये मुझे अलाइनमेंट सही नहीं लग रही है, यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो एरर जनरेट हो रहे हैं। तो ये सब चीजें जब एंड यूजर से रिप्लाई आता है, उनके मतलब कुछ भी गलती लगी, तो उसके बाद फिर स्टार्ट होता है हमारा मेंटेनेंस फेज, ऑनगोइंग सपोर्ट एंड बग फिक्सिंग। मतलब जब कभी भी मेंटेनेंस कर रहे हैं कि हाँ हाँ सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सारा काम मेंटेनेंस का होता है। ठीक है, तो ये आई गेस, एक जस्ट, तो क्या क्या देखा हमने, सॉरी, हाँ, क्या क्या फेजेस थे, प्लानिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, प्रोडक्ट जब से इंसेप्शन से लेके रिटायरमेंट स्टेप तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया है हर एक फेज का, इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। क्या क्या फेजेस हैं, प्लानिंग, एनालाइज करना, डिजाइन करना, डिजाइनिंग के बाद उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करना, कोडिंग करनी उसकी, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करना, फिर उसको डिप्लॉयमेंट मोड में लेके जाना, और फिर उसके बाद उसको प्रॉपर मेंटेन करना। ये है हमारा फेजेस, डिफरेंट फेजेस है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन। तो ये एसडीएलसी के फेजेस है। नेक्स्ट क्या है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ये सबसे बड़ी चीज है, अगर पता ही नहीं हो कि बनाना क्या है तो आप फिर बनाने क्या शुरू करोगे, तो इसलिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है। सॉरी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, प्रोसेस है ऑफ डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट्स इन द इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है, वाई इट इज क्रिटिकल, इंश्योर्स द फाइनल प्रोडक्ट मीट्स द नीड्स। अब रिक्वायरमेंट आप लोगे, अगर आपको पता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसको चाहिए, वही तो आप दोगे। तो इस चीज जो देना है वो उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जरूरी है। इंश्योर करता है फाइनल प्रोडक्ट जो है यूजर के नीड को फुलफिल कर रहा है। प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस बहुत कम कर देता है रिक्वायरमेंट इंजीनियर, क्योंकि अगर आपको पता है कि हाँ मुझे चाहिए ये, अब मान लो कि आपको पता है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है बीपीएससी, ठीक है, टीचर वाला एग्जाम, तो आप उसी वे में अपनी तैयारी करोगे कि हाँ भाई मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, ये क्लियर करना है, 40 मार्क्स क्वालिफाई यहाँ से करना है, 80 मार्क्स यहाँ से उठाना है, ये करना है। तो अगर आपकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट पता होगी कि आपको क्या है, तो आपका प्रोजेक्ट के फेल होने का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है, रिस्क कम होता है। रिक्वायरमेंट अगर अच्छे से पता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगर आपने अच्छे से की है, तो आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के फेल होने के जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं, रिस्क कम हो जाता है। फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अमॉन्ग स्टेक होल्डर्स।
अब देखो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो होता है उसमें क्या होगा कि स्टेक होल्डर्स के साथ आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाओगे कि हाँ सर आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ये फुलफिल नीड हो गया। आप टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करोगे, डिप्लॉय करोगे, उनसे पूछोगे कि हाँ आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें बताएंगे। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जरूरी है। की पॉइंट्स क्या क्या है, प्रिवेंट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देता, ठीक है। मान लो कि रिक्वायरमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने प्रॉपर स्टेक होल्डर से पूछा है कि हाँ आपकी ये जरूरत है, जब कभी भी आपको लगे कि नहीं ये मे बी स्टेक होल्डर को कुछ पसंद नहीं आया, तो वो आपको बता सकता है कि हाँ नहीं मुझे ये चीजें चेंजेस करनी है डेवलपर को, या फिर डेवलपर को है कि सर ये चीजें आपके हिसाब से तो नहीं हो सकती, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, प्रोडक्ट बेस्ट बनेगा। तो इसके लिए जरूरी है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। टाइम और रिसोर्सेज बचते हैं, आप वन टू वन कम्युनिकेट कर रहे हो तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, टाइम भी बचता है। प्रोजेक्ट के सक्सेस रेट डेवलप करता है अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपने अच्छी। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, गैदरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। इसमें क्या होता है कि जो कुछ भी एंड यूजर को चाहिए, ठीक है, वो हमें प्रॉपर वो बता दे कि हाँ भाई हमें ये चीजें चाहिए, वो उसके लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। जस्ट अ मिनट। ठीक है, सबसे पहले है फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में क्या हमने देखा कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है स्टेक होल्डर की, उसको गैदर करना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना डिटेल रिक्वायरमेंट्स की कि भाई जो स्टेक होल्डर है उसको चाहिए क्या, मतलब हर चीज कि उसको यूआई में क्या चाहिए, उसको बैकएंड पे क्या चाहिए, हर एक चीज को एनालाइज करना स्टेक होल्डर के यूजर के। उसके बाद स्पेसिफाई कर देना, डॉक्यूमेंटिंग करना, रिक्वायरमेंट जितनी भी है उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर लेना कि हाँ ये क्लियरली प्रिसाइज कर लेना, ये नहीं कि सब कुछ ही लिख लेना है, जो चीजें प्रायोरिटी है उसको डॉक्यूमेंट कर लेना, स्पेसिफाई कर देना। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मेंटेन करना, रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन वैलिडेशन इंश्योर करना कि करेक्ट और फिजिबल प्रोडक्ट ही दिया जा रहा है, इसके लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में सब ये भी एक स्टेप है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, मैनेजिंग चेंजेस, अब मान लो कि थोड़े टाइम के बाद इंड यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हम वो चीज मेंटेन कर सके, ये भी एक स्टेप है। अब इस ग्राफ से हम सिंपल समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी अब क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के केस में अगर हम देखें तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है कि जिसमें कि मान लो मिनट कि फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर देखते हैं कि रिसोर्सेज, टाइम, जो जितनी मान लो कि अब जो जो आपका जो एंड यूजर है वो आपसे एक ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट कर दे जो आपको पता है कि भाई ये तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी बना, वो बोले कि हाँ भाई ऐसे प्रोडक्ट बना के दो जो कि फिजिबल नहीं हो। अब वो बोल दे कि ऐसा सिस्टम प्रोडक्ट बना के दो कि किसी भी सिस्टम में यूज, किसी के भी सिस्टम को पर्सनल डेटा को निकाल सके, हैकिंग के प्रोडक्ट को बना के दो, तो वो तो आप नहीं दोगे ना। तो ये चीजें देखना, फिजिबिलिटी स्टडी करना कि जो कुछ भी जो इंड यूजर की रिक्वायरमेंट है वो आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ठीक है, वो सही है या नहीं है, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, टाइम जितना देना है वो चीजें उतनी है या नहीं है। तो ये सब चीजें हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के दौरान पहला स्टेप होता है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी, उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट रेडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मतलब जितने पैसे एंड यूजर हमें दे रहा है सॉफ्टवेयर जनरेट करने के लिए वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये सब चीजें भी हमें देखनी होती है। तो ये हम रिक्वायरमेंट प्रोसेस, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस। सेकंड क्या है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस, इसको हम गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कस्टमर और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अगर कोई मान लो जो ऑलरेडी मान लो कुछ ऐसा प्रोसेस मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है जो ऑलरेडी हो सकता है, तो उसके प्रोडक्ट को देखते हुए भी हम उसको एनालाइज करके फिर उसको हम यूज करके उसमें अगर मान लो कुछ इनकंसिस्टेंसी है या डिफेक्ट्स है तो उसको चेंजेस करके फिर रिक्वायरमेंट में उस एनालाइज करके फिर उसको डिस्क्राइब करके फिर आराम से उस प्रोडक्ट को हम दे सकें, ठीक है, इंड यूजर को। तो ये एलिसिटेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम भी हो सकती है जब कभी भी हम एलिसिटेशन या एनालिसिस करते हैं,
तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जनरली क्या होता है कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो एंड यूज़र हो, जितने भी डेवलपर हैं वो सभी स्किल्ड ही मिल जाएँ हमें। या फिर स्टेक होल्डर कभी-कभी क्या होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको चाहिए क्या? वो ऐसी रिक्वायरमेंट दे देंगे कि उनको खुद भी नहीं पता होगा कि हाँ, ये चीज़ें मुझे चाहिए। दूसरी और क्या प्रॉब्लम आ जाती है, स्टेक होल्डर जो होता है उनको क्या है कि मेरे टर्म्स पे ही सारे प्रोडक्ट्स बना के दो। अब एज़ अ डेवलपर हो सकता है कि कुछ चीज़ें नहीं आप बना के दे सकते हो। अब तो ये दिक्कत आ जाती है कभी-कभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग में। फिर हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो आपके और उनके बीच में कि नहीं मतलब आप ये ही दो, मुझे इतने ही टाइम में चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अब मान लो कि ऑर्गेनाइज़ेशन की जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लाइक कुछ कुछ कंपनीज़ जो डेवलपर की टीम है या जो कंपनी है, उसकी भी तो अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। उसको मानने को अगर स्टेक होल्डर रेडी ना हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं डेवलपमेंट के दौरान, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के दौरान। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। ये इसके लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है? जिसको कि हम जो कि सॉफ्टवेयर एनालिस्ट जो होते हैं, वो रिक्वायरमेंट जब गैदर हो गई अलग-अलग रिसोर्सेज से, अलग-अलग स्टेक होल्डर से हमने सारी रिक्वायरमेंट ले ली, तो एक हमने प्रॉपर एक जो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होते हैं, उस सारे को कलेक्ट करने के बाद एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, ठीक है? ताकि वो आराम से समझ सके, अंडरस्टूड कर सके। दी ये मॉडल जो होता है यूज़्ड होता है एक स्टेज के लिए जिसमें कि ईआर डायग्राम बनते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम बनता है, डेटा फंक्शनल डिकम्पोजिशन होता है, एफडीडी होता है, डेटा डिक्शनरीज़ ये सब मेंटेन किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करना कि हाँ, ये ईआर डायग्राम से हमने ये डेटा हमें चाहिए, ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी इतनी आएगी, डेटा फ्लो डायग्राम मतलब ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको डॉक्यूमेंट का काम जो होता है वो हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के दौरान करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अब देखो सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या चीज़ होती है? ये क्वेश्चन था हमारा इस बार बीपीएससी 3.0 में कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? सिंपल बताऊँ तो वेरिफिकेशन जो होता है एक प्रोसेस है जिसमें इवैल्यूएट करते हैं वर्क प्रोडक्ट ऑफ अ डेवलपमेंट फेज के ड्यूरिंग ही होती है वेरिफिकेशन कि इंश्योर करना कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ही बिल्डअप हो रहा है, इंश्योर करते हैं प्रॉपर टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। इसका फोकस होता है कि इंश्योर करना प्रोडक्ट इज बीइंग बिल्ड करेक्टली, सही से बन रहा है। सॉरी। एक्टिविटीज क्या होती है, रिव्यू करना, इंसेप्शन करना, वॉक थ्रू करना, डेस्क चेकिंग करना, ये सारे स्टेप्स हम वेरिफिकेशन के दौरान करते हैं, ठीक है? इसमें स्टैटिक टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, जैसे कोड रिव्यू करना, एनालाइज करना, फॉर्मल वेरिफिकेशन करना, ठीक है? लेकिन वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएट करते हैं जैसे फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, वो जो है वो यूजर के नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये इंश्योर कर रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट वही बना है जो यूजर को चाहिए था, ठीक है? उसके बाद इसमें इंजीनियरिंग क्या होती है, इंड यूजर फीडबैक होता है, इसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है और इसमें यूनिट टेस्टिंग है, यूजर का फीडबैक आता है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। ये होता है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, ये भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के एक स्टेप, ठीक है? उसके बाद रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट आता है लास्ट में कि टाइम टू टाइम जो भी मान लो कि कुछ चेंजेस लाने हैं या कुछ डेवलप और इंडिविजुअल को कुछ चाहिए कि उसमें चेंजेस करने हैं, तो वो सब चीज़ें कंटिन्यू करने का काम भी इसी स्टेप में होता है, ठीक है? मान लो कि जो एंड यूज़र है उसकी कुछ नई रिक्वायरमेंट आ गई, तो उसको बेटर समझना, उसके बाद फिर सिस्टम में उसको इंटीग्रेट करना और फिर प्रोडक्ट को डेवलप करना। ये सब चीज़ें हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के स्टेप के दौरान करते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, ये स्टेप्स हैं हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस की, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आपको सही लगी होगी। अगर कोई भी और मैंने सही से सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की और सच में क्या कहूँ, अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये थ्योरेटिकल पेपर है, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन है या कुछ भी है, तो इस गलतफ़हमी में बिल्कुल भी आप मत रहना। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है ना, जो बीपीएससी टीचर 3.0 4.0 होने वाला है, वो बीपीएससी करती है ऐसा। वो क्वेश्चंस ऐसे ही जनरेट करेगी। अगर आप कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ोगे, आप एग्ज़ाम में हो सकता है, अब आगे तो मुझे नहीं पता, की दिक्कत है। केवल रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कंसेप्चुअल पढ़ना होगा, या चाहे वो थ्योरेटिकल पेपर हो तो या फिर वो कोडिंग पेपर हो तो। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ना होगा।
तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी डाउट है या कुछ मिस्टेक्स लग रहे हो या कुछ भी, तो आप प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और आप बेटर बेटर सब कुछ कर सकूँ और प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो सके। तो लेट्स होप, एंड that's it for today. Thank you so much for watching, and please do like, share, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और शेयर करो यार, वीडियोस को प्लीज शेयर करो ताकि ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ सके। और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जब कभी भी नई वीडियो आए तो आपको पता हो कि अब पढ़ने का टाइम आ गया है। तो अपनी स्टडी अच्छे से करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल एंड स्टे हाइड्रेटेड, कीप स्टडी। गुड बाय, टेक केयर।